क्लास 6 का चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग थे वो किस तरीके से वो लोग खाने पीने के लिए लोगों का हंटिंग करते थे, जैसे कि जानवरों को मारते थे, उनका शिकार करते थे। उसके बाद उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया। उनका जो पूरा सफ़र है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली थी, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके पहले कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? आरंभिक मानव अधिकार। आखिर वे इधर उधर घूमते कैसे थे, क्यों घूमते थे और कैसे घूमते थे, क्यों घूमते थे? शुरू करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीपों में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उपमहाद्वीपों में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक जो थे खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण था वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते थे, क्योंकि आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को भी इनके पीछे पीछे जाना होगा, क्योंकि वो तो एक जगह नहीं ना बैठा रहेगा कि आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपके पास ही आ जाएगा। आपको उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा शिकार के लिए। वहाँ पे पेड़ पौधे ख़त्म हो गया, पानी के लिए जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे और फलों में अलग अलग मौसम पर आते थे, तो इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग अलग इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है। और चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है ना। और पानी झीलों, झरना, नदियों में मिलता है। यद्यपि कई नदियों, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। जैसे कि एक होता है ना कि साल भर वहाँ पे पानी रहेगा, यहाँ पे होगा कि सिर्फ समर सीजन, रेनी सीजन में पानी रहता होगा, तो इसलिए वो लोग अपना लोकेशन बदलते रहते होंगे। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, है ना। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? तो पहले पढ़ा था ना कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह के लिए किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे, है ना। तभी तो वो कैसे जानवरों को मार के खाते होंगे, थोड़ी ना कि हाथ से गया उनको पकड़ के मार के खा गया। तो उनके लिए उन्होंने कुछ औजार बनाए होंगे, पत्थर से, लकड़ी से, हड्डी से, ठीक है ना। पत्थरों के औजार भी बचे हैं, वो बचे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जब ज़मीन के अंदर खोदते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिलती हैं। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छालों और जानवरों की खाद उड़ेरने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। उनका जो बाड़ जैसा है ना कि साइड में उसको ऐसे चिकना चिकना करके और उसको एकदम नुकीला बना करके उसको बाण बना दिया गया, जो भी बना दिया गया। और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, जैसे कि खचखच जो आरी आज भी यूज़ होता है। ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था कि खाना बनाना है तो लकड़ी के साथ जला दिए, झोपड़ी बनाना है तो इस सब के लिए। पत्थर वे औजारों का उपयोग बाएँ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए भी किया जाता होगा। और दाएं जो हैं, यहाँ पे बाएं जो कि किस तरीके से खोदने के लिए वहाँ पे किया जा रहा है, जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए। जो जानवर के खाल से बने वस्त्र हैं उनको उससे सिल के, मान लो फट गया तो उसको घुसा करके उसमें सिल दिए, जो भी है
रस्सी वस्सी से, कुछ चीज़ से, तो इस तरीके से भी तो वो लोग उपयोग कर सकते हैं ना। तो इन तरीक़ों से क्या करते थे वो लोग उपयोग, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। अब है रहने की जगह निर्धारित करना। आप मानचित्र 2 को तो देख ही रहे हैं ना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातल है। जो त्रिकोण आपको दिख रहा है ना, ट्रेंगल रेड कलर का, तो वो पुरातल स्थान जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। कि वो किस तरीके से क्या करते थे कि खाना को इलेक्ट करने के मतलब कि करने के लिए वो लोग जानवरों को मारते थे, उनका प्रमाण मिला है। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह, मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्थान, सब कुछ तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो आप रेड आप देख रहे होंगे यहाँ पे भीमबेडका, वहाँ पे तो मैप में भी मिला हुआ है, जो भी वहाँ पे बनाया हुआ है। कुन्नुल की गुफाएं हैं, हुंगसी है, लेकिन और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन इतना ही इसमें बताया गया है, ठीक है ना। जो कि पत्थर के उपकरण जो थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है ना। अब देखो भीमबेडका तो बहुत प्रसिद्ध है कि वहां का जो केव्स है वहां पे पेंटिंग बनाया हुआ था कि किस तरीके से लोग शिकार करते थे, वहां पे ड्राइंग के थ्रू बनाया हुआ था, ठीक है। इन पुरास्थल की जो गुफाएँ कंदराएँ मिली हैं, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएँ नर्मदा घाटी के पास है। नर्मदा घाटी हमने पिछले वीडियो में दिखाया था ना कि यहाँ पे नर्मदा नदी आप देख रहे हैं ना, गुजरात के ऐसे वाले इलाका जो है, ये तो गुजरात का नर्मदा नदी यहाँ पे है। तो आप देख लीजिए नर्मदा नदी कहाँ पे है, ठीक है। तो वहीं पे रहते थे। और क्या आप बता सकते हैं कि लोगों ने रहने के लिए जगह क्यों चुना? क्योंकि अगर उनको ठंडा, मतलब कि इसमें वो लोग सब चीज़ से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। जब उन लोग को ठंडा लगेगा तो उसके अंदर चले जाएंगे, गर्मी लगेगा तो बाहर आ गए। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं के चित्र से मिले हैं। जंगली जानवरों का बड़ी ही कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। आप जो चित्र देख रहे हैं इनको मानव को प्रेजेंट किया गया है और इनको जंगली जानवर, एक शैल्य चित्र के बारे में आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये जो आदमी है वो लोग क्या कर रहे हैं कि औजार लेकर के जानवर को मारने की, हिरन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना चित्र को देख करके। और पुरास्थल किसको कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो वहीं छोड़ करके चले गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तेल भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, अगले चैप्टर 3rd चैप्टर में। अब है कि आग की क्षेत्र कैसे हुई, आग की खोज। तो मानचित्र 2 में कुर्नल गुफा को ढूंढना है। अब तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे मानचित्र 2 में। आपको कुर्नल गुफा दिख रही है, हमने आपको यहाँ पे देखा था कुर्नल गुफा यहीं पे हुआ था। तो कुर्नल गुफा आप देख लीजिए कहाँ पे है। यहाँ पे आपको मैप्स के इधर से, यहाँ पे केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे फिर आंध्र प्रदेश शायद है। तो वहीं पे कुर्नल की गुफाएं हैं। तो कुर्नल की गुफाएं आपको दिख रही हैं यहाँ पे देखिए कुर्नल की गुफाएं। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या बता क्या रहा है कि कुर्नल की गुफाएं के बारे में। तो हमने कुर्नल की गुफाएं पता लगा लिया। तो हम यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, ठीक है ना। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए। हाँ, प्रकाश के लिए तो आग का उपयोग कर ही सकते हैं, मांस को भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने। सबको पता है कि जो शेर होता है ना, उसको हम लोग दूर भगाने के लिए आग से वो डरता है, भागता है। तो आदि मानव ने ही उसको उस टाइम से डराया होगा, तभी तो वो आज भी आग से डरता है ना। तो इसलिए हम आग का उपयोग, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो सब कुछ खाना बनाने के लिए आग, आज भी तो हम लोग उसी चीज़ के लिए करते हैं ना, खाना बनाने के लिए करते हैं। या फिर फैक्ट्रियों में भी वेल्डिंग, ये सब के लिए आग का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और आग का भी यूज़ होता है ना। नाम और तिथियाँ हैं जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पुरातत्वों ने उनके बड़े बड़े नाम दिए हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसके बड़े बड़े नाम दिए हैं। आरंभिक काल में पूरा पाषाण काल, जैसे उसको वो कहा जाता था कि एक मतलब एक होता है ना मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक, तो उसको उन्होंने पूरा पाषाण काल कहा है। पूरा पाषाण काल यानी कि पहले का जो स्टार्टिंग था, पूरा पाषाण काल उन्होंने कहा है। यानी प्राचीन, यानी कि एंशियंट के बारे में बोला है कि मतलब एंशियंट, हाँ वही पैलोलिथिक इसको बोलते हैं, पैलोलिथिक। और यहाँ पे प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त औजारों को महत्व बताता है। उस टाइम पुराने बड़े बड़े स्थान यहाँ पे 12,000 साल पहले दौरान माना जाता है। इस कालों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग
90% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई थी, मध्य जिसको कहा जाता है मध्यकाल, और जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं जिसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे, जो पहले था ना, पहले क्या था कि नौ पाषाण युग नहीं, जैसे शुरू में था पाषाण काल तो उसमें थोड़े बड़े मिलते थे, मीजोलिथिक में उससे थोड़े मिडिल टाइप के आने लगे, और नियोलिथिक में और छोटे छोटे उसके जो हैं एज होने लगे। तो ये इसी के बारे में बताया गया है। लकड़ियों के मुट्ठे लगे, हसिया, आरी और औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 पहले से होती है। इसे नौ पाषाण युग कहा जाता है। क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। हमको पता नहीं कि क्या नाम है, तो हम अपने से नाम दे दिए, नियोलिथिक, मेजोलिथिक, और नियोलिथिक फर्स्ट वाले को मेजोलिथिक और पैलोलिथिक। पुराना जो सबसे है पैलोलिथिक, बीच में जो है मेजोलिथिक, नया जो है वो नियोलिथिक। तो ठीक है ना। तो बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु के बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। पहले क्या होता था कि ठंडा रहता था तो वो लोग केव में रह जाते थे। फिर 12,000 साल पहले क्या हुआ कि दुनिया की जलवायु में क्या हुआ कि बड़े बदलाव आने लगे, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। कई क्षेत्रों में क्या होने लगा कि घास वाले, इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है ना। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए, जो कि इंसान उस टाइम तो फल पौधा तो ज़्यादा उसको उगाने नहीं आता था, जो उगा रहता था वही खाता था, तो वो इनके पीछे आए। तो इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। जैसे कि उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उनको खाने के थ्रू भी बच जाता था। तो वो सोचे कि जब हम लोग को खाने के लिए नहीं रहता तो हम लोग को कितना दिक्कत होता है। तो वो क्या किए कि इनके बारे में जानना शुरू किया, इनके खाने पीने का तरीका और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, और इनको क्या करने लगे, स्टोर करने लगे ऐसा फूड के हिसाब से कि हमको जब खाना नहीं मिलेगा तो इसको मार के खा लेंगे, अब इसको पाल लेते हैं। तो इस तरीके से उनको पालने लगे। फिर उन्होंने देखा कि वो बच्चे भी दे रहे हैं, जैसे कि मेल फीमेल को रखने के बाद, तो फिर प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, हो सकता था। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली को भोजन की महत्वपूर्ण, पानी में से मछली भी लोग मार मार के खाने लगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब खेती और पशुपालन, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। जैसे कि क्लाइमेट जो कि चेंज होने लगा, गर्म जैसा होने लगा, तो खुद ही से उगने लगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अजानों को, अनाज जो थे भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वो भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते हैं। मतलब वो जैसे कि एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार होते हो तो वो समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब समझने लगे, और कब पककर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया और या होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। जैसे कि हम लोग को खुद डायरेक्ट नहीं पता है ना, तो इसलिए वो अनुमान लगा रहे हम लोग, जैसे कि कहानी जैसा होता है ना कि क्लू के थ्रू ढूंढना, तो वैसे ही इसमें सब हो गए होंगे लिखा हुआ है। इस तरह के लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, कि चारा रख दिया, उनको खाना है तो आकर के खा लिया। सबसे पहले जिसे जानवर जंगल को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवर के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते और धीरे धीरे वे पशुपालक हो गए। जैसे कि उन्होंने अपने लिए इसको रखा है कि जब हमें खाने को नहीं मिलेगा तो उसको अन्य जंगली जानवर से रक्षा करते थे, लोगों से भी रक्षा करते थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि उन्होंने पालतू उनको बनाना शुरू किया। पचास कि क्या आप बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्योंकि जो कुत्ता होता है एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल कुत्ता, गाय और डॉल्फिन जो है वो सोशल एनिमल है। तो इस तरीके से कुत्ता जो है लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाता था, तो इसलिए हमको लग रहा है कि कुत्ता ज़्यादा। अब बसने की प्रक्रिया क्या है? लोगों ने पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। ठीक है ना। उन्होंने फसल उगाए तो फसल उग ही रहा है, वहीं पे उनको खाना मिल रहा है, तो वो क्यों वहाँ से जाए? खाना का जब उनको दिक्कत होता था तब तो वो दूसरा जगह जाते थे ना। तो पौधे तथा जानवर एक्चुअली जंगल, पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण समझिए,
उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं तथा पौधों जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनके मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों को भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, ठीक है ना। अब ह्यूमन बींग को ना, शेर को थोड़ी ना उन्होंने पाला, शेर को नहीं वो पालतू बना सकते थे क्योंकि वो हिंसक था, तो अहिंसक को वो लोग चुनते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जब जंगली भैंस को देखिए तो उसका सींग कितना बड़ा बड़ा, पालतू जो होती है उसका इन दांतों को देखिए, इन दांतों को, ये जो दांत है इनको देखिए, इन दांतों को देखिए, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। कोई भी बता देगा कि ये जो बड़ा वाला है वो जंगली सुअर का है क्योंकि, और ये पालतू सुअर का, क्योंकि जो जंगली होते हैं उनको जंगल की क्लाइमेट के साथ वहाँ पे रहते हैं तो उनके हिसाब से उनका डेवलप होता है, और जो घर में रहता है, मतलब जो इधर उधर रहता है, पालतू रहता है, तो उसको क्या है, उसको तो मतलब सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो वो उसके हिसाब से ढल गया। एक जीवन, अभी पहले जो इंसान का हाइट होता था वो कितना ज़्यादा रहता था, है ना, और अभी कितना उसका हाइट जो है कि वो कम हो गया है ना, कम, बहुत ही ज़्यादा कम हाइट हो गया है। तो क्यों हो गया? पहले उसको मेहनत करना पड़ता था, भागना दौड़ना, तो उसकी जो हाइट थी वो बढ़ी हुई थी, अभी तो उसकी कमी हो चुकी है ना। देखिए, इस प्रक्रिया को धीरे धीरे चलती आ रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में हम जो भोजन करते थे बचने की प्रक्रिया से, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक नवीन जीवन शैली की कैसे शुरुआत हुई। तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए लोग दूसरों को गिफ्ट भी देने लगे, इसको मतलब भंडारण करने लगे। कैसे? तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगा, कुछ दिन लगे, कुछ महीने या फिर कुछ साल तक लग सकता है। जबकि जब पौधे उगने लगते हैं तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। बीज बोने से लेकर के फसलों को पकने, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा जैसे बहुत काम शामिल है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, है ना। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और इनका प्रयोग करते होंगे अपने? तो वो लोग बर्तन का प्रयोग वो लोग बनाते होंगे शायद। ये तो अपने जवाब का कारण बताओ। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरी है खाने के लिए, पीने के लिए, और हम लोग को मिलता भी, वहाँ पे मिला था ना ऊपर में 4700 चैप्टर 1 में 4700 वर्ष पुराना एक घड़ा जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर क्या थे? चलते फिरते खाद्य भंडार। इसलिए जानवर बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ जाती थी, और जानवरों की भी देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, और साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन के लिए एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो वो इस तरीके से रखने लगे। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है और आज जानवर का उपयोग किस लिए होता है? तो देखो, भोजन के अतिरिक्त, जैसे कि भोजन के अतिरिक्त दूध मिलता है, जैसे कि बहुत सारे जानवरों का आप देखो कि सीप ये सब है, उसके ऊन से बहुत सारी जो ऊन पश्मीना गोट, अच्छे जो शॉल बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, इन सारी चीज़ों का, किसी का जैसे कि एलिफेंट का दांत निकाल के कुछ किया जाता है, चूड़ी वाला बनाया जाता है, और पता नहीं बहुत यूज़ है उन लोग का। जैसे कि गाय का जो गौमूत्र होता है उससे कई तरह की दवाइयाँ बनती है, गोबर से घर को लीपा जाता है, शुद्ध माना जाता है, तो अनेक तरीके के प्रयोग हैं, ठीक है। आओ आरंभिक कृषि और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या, तो वही देखो जो भी है वहाँ पे हमने नील वर्ग दिख रहे होंगे, तो चलो फिर से देखते हैं। नीले वर्ग को देखना है हमें फटाफट से। जो मानचित्र है इसमें नीले वर्ग को देख के जल्दी से, हाँ ये देखिए जो आपको नीला वर्ग दिख रहा है इसको अच्छे से देख लीजिए। महाकाला, कोंडलिया, चिरौंद, दोंजी, ये जो भी इलाका है किस तरीके से नीला नीला है सब जगह। यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर में, एक पाकिस्तान में, हाँ तो इसमें हमने नीले इलाकों को देख लिया। तो अब देखते हैं कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। हमने बोला कि नीले इलाकों को देख के आओ, तो हम तो नीले इलाकों को देख के आ गया। तो देखिए नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पूर्व कृषि और पशुपालन होने का साथ मिला है।
जहाँ पे कृषि होने का साक्ष्य मिला है, उसी चीज़ को ये दर्शाता है। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। हमने आपको बताया था ऊपरी की कश्मीर है ये। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान जो है कृषकों, पशुपालक की बस्तियां थी, या इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हों। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती रही होंगी, और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हड्डियों की पहचान की और ये पता लगाया कि जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। हड्डियों की पहचान तो हो ही गए। अस्थाई जीवन की ओर, अब उनका अस्थाई जीवन किस तरीके से हुआ। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुरजोहम, वर्तमान कश्मीर में बुरजोहम है, वर्तमान के कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे, उस टाइम में तो लोगों को था नहीं है कि ऊपर से ईटा जोड़ो, मिट्टी जोड़ो, तो वो सब नहीं, वो लोग अंडरग्राउंड, जिसे अभी हम लोग अंडरग्राउंड कराते हैं, तो वो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्व ने झोपड़ियों के अंदर और दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली। जैसे कि अनुमान लगाया जाता है कि जब गर्मी रहता होगा तो वो लोग घर के बाहर खाना बनाते होंगे, और जब ठंडा रहता होगा तो घर के अंदर बनाते होंगे। तो ऐसा मतलब वो लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे, खाना जो भी है। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। गर्तवास आप समझ रहे हो, जैसे ज़मीन के अंदर जो भी घर होता है तो उसका एक चित्र बनाना है, अंडरग्राउंड रूम का। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे युग हैं जो कि पूरा पाषाण पहले के उपकरण है, और कुछ हैं जो कि नए ज़माने के युग का भी है औजार हैं, जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसर का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए थोड़ी जगहों पर किया जाता है। मिक्सी या बट कहीं पर भी तो किया जाता है ना। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं, जानवरों को मारने के लिए जो भी है। ये आपको दिख रहा है जो ये वाला है, तो ये देखिए नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज कब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़ा भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, ठीक है ना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पात्र में क्या रखा होगा? इसमें चावल, दाल, यही सब रखा होगा। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आया? नहीं, ये धीरे धीरे आया होगा। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ कहीं जगहों पर स्त्री पुरुष का शिकार और भोजन संग्रह का काम करते करते अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जो भी मौसम था उसके हिसाब से। सूक्ष्म निरीक्षण, जैसे कि जीवों में परिवर्तन हुआ इस तरीके से। अब मेहरगढ़ मानचित्र 2 में जो है पृष्ठ 13, यहाँ पे मेहरगढ़ आपको ढूंढना है। तो फिर से हम चल दिए। मेहरगढ़ शायद पाकिस्तान, शायद चलो ढूंढते हैं मेहरगढ़। यहाँ पे आप ढूंढ लीजिए। हाँ, ये देखिए पाकिस्तान की साइड में मेहरगढ़ आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे था मेहरगढ़। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या था कि जो लोग थे ना, उनको लगता था कि जीवन किसी के मरने के बाद भी तो उसकी ज़िंदगी होती। तो जब मरता था ना कोई, तो उसके साथ वो लोग जानवर को भी दफना देता था कि उसके बाद भी उसको कुछ खाने पीने के लिए कहाँ से आएगा। मरने के बाद उसका बहुत इज्जत करता था। तो वही सब लिखा है, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। ईरान, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलेन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उपजाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ के अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद असमानता, मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते होंगे, है ना। अब देखिए मेहरगढ़
मेहरगढ़ का घर का चित्र भी आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से कि घर जो है शायद ऐसा दिखता रहा होगा। घर में तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, थोड़ा बहुत है कि मतलब एक रूम रहता है वहाँ, तो वही थोड़ी बहुत समानता है। तो उन लोग के मृत्यु के बाद तो सबका इज्जत होता है, जैसे कि मर जाता है कोई लोग तो उसका बुराई करता है नहीं, इज्जत ही इज्जत है। ऐसी कई कब्रें मिली है। एक क्रम में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया जाता था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा। अभी भी हम लोग मानते हैं कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा काम करोगे तो नरक में जाओगे, इस तरीके से मानते हैं। तो वो लोग भी मानते थे कि वो इंसान मर के जहाँ पे भी जाएगा तो उसको खाने के लिए भी तो चाहिए ना, तो इसलिए वो लोग बकरी या फिर जो भी उन लोगों के पास होता था तो वो सब भी उसको दफना दिया करते थे। यहाँ पे देखो ये है मेहरगढ़ के कब्र का चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये जो कंकाल है उसको बकरी का कंकाल बोला गया है और ये जो कंकाल है वो इंसान को, तो वो पता चल रहा है कि किस तरीके से इंसान को डाला जाता था और साथ में बकरी को भी, वो कि जहाँ जाए उसको खाने के लिए, वो उस ज़िंदगी के बाद उसको खाने के लिए मिले। यहाँ पे देखिए फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी, जो फ्रांस का गुफा है वहाँ में भी कुछ चित्रकारी किया हुआ था। तो क्या चित्रकारी है? अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, तो फ्रांस तो उस टाइप के है जो ऑल इंडिया का मैप है ना, ऑल वर्ल्ड का, तो यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। यह पुरातत्व की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी, ठीक है ना। इस तरह के लगभग चित्र 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकालने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, है ना। क्या तुम इन्हें बनाने का, या फिर वो लोग बैठे होंगे, वो लोग के पास काम नहीं हुआ तो वो लोग ऐसे ड्राइंग बना दिए होंगे, कुछ भी हो सकता है। एक नवपाषाणिक पुरा स्थल, ठीक है ना, खत्म ही हो गया है। उपयोगी शब्द आखेटक जो होता है खाद्य संग्रह, पुरा स्थल, उद्योग स्थल और आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, नवपाषाण और कब्र। देखो एटलस में तुर्की को ढूंढिए और पढ़िए। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चातल हुयूकी तुर्की में है। यहाँ दूर दराजों स्थान से कई चीजें लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता था? तो ये आप जरूर बताइए कि कौड़ियों और सीपियों का क्या, कौड़ी लोग शायद कुछ खरीदने के लिए यूज़ करते होंगे और सीपियों का क्या प्रयोग होता था, जरूर बताइए। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। तो कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, आओ याद करिए ग्रुप में, तो इन क्वेश्चन को पढ़ के आप सॉल्व करिए ज़रूर। ये सारे क्वेश्चन है तो देख लीजिए जो भी क्वेश्चन है आपके। ओके, थैंक यू।